गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 8 फरवरी 2026 को हुआ था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीयर्स इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस? समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की भूमिका क्या है? बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों पीयर्स का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। पीयर्स का समाजीकरण पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो गलत है। विकास के सभी चरणों में माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्षियों का समाजीकरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ये भी गलत है। समकक्षी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, नहीं ये भी गलत है। ये सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होता है। क्या होता है ये? सेकेंडरी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जैसे कि हम जानते हैं सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अर्ली चाइल्डहुड में फैमिली प्राइमरी एजेंट होती है, लेकिन एडोलेशन आते आते फ्रेंड्स और पीयर्स का इन्फ्लुएंस आइडेंटिटी और वैल्यू बनाने में सबसे ज़्यादा हो जाता है, जो पेरेंट्स के प्रभाव को भी पीछे छोड़ देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग लेवाइगोस्कीज आइडियाज a teacher decided to give hints and clues to the students who were stuck on a given problem and let the students try to solve that problem again. By doing so, teacher is practicing the concept of वाइगोस्की के विचार का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे, और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक खाली जगह की अवधारणा का अभ्यास करा रहा है। क्या ये एसिमिलेशन है? बिल्कुल नहीं। क्या ये फंक्शनल फिक्शनेस है? ये तो बैरियर है। बिल्कुल नहीं। क्या ये कलेक्टिव मोनोलॉग है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? स्कैफोल्डिंग। जैसे कि आप जानते हैं वाइगोस्की के सोशियो कल्चर थ्योरी के अनुसार जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में एमकेओ और नॉलेजेबल अदर टेम्परेरी हेल्प देता है। क्या देता है? टेम्पररी हेल्प। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। और नॉलेजेबल अदर इसे टेम्परेरी हेल्प देता है स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग? निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना, ये तो है। पैटर्न और संबंधों को पहचानना, ये भी है। समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तर्कशक्ति का उपयोग करना, ये भी है। प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना, ओवरलुकिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये गलत है। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करना और लॉजिक यूज़ करना आता है, लेकिन अगर आप इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही इग्नोर कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? ये तो बिल्कुल इनइफेक्टिव है और क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ओवरलुकिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है।
अभिकथन ए, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही है। सभी बच्चों को उसकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। ये भी बिल्कुल सही है। अभिकथन ए भी सही है और रीज़न भी सही है। कारण आर जो है वो डिसलेक्सिया के फिनोलॉजिकल प्रोसेसिंग के कारणों की व्याख्या नहीं करता। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है। Which of the following are effective teaching strategies to cater to diverse needs of learners in a classroom? कक्षा में शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं? बताओ। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइज्ड कैरिकुलम, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। स्टैंडर्डाइज्ड कैरिकुलम मानकीकृत पाठ्यचर्या, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं, सही हो गया ए एंड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की विविध आवश्यकताएं होती है, जिसका अर्थ है कि उसके सीखने की गति, रुचियां, पृष्ठभूमि और क्षमताएं अलग अलग होती है। ऐसे में एक शिक्षक को लचीला रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज नॉट करेक्ट? नॉट के बारे में पूछा जा रहा है। सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे सार्थक सीख दुनिया के प्रमाणिक कार्यों में होती है, ये सही है। शिक्षार्थी उन ज्ञान की रचना करते हैं जो उसके लिए मायने रखता है, बिल्कुल सही है। नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है, ये भी सही है। सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन सीखने में बाधा डालता है, ये गलत है। बाधा नहीं डालता है, ये सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सोशल इंटरेक्शन हिंडर्स लर्निंग। According to Piaget, when children reach the point of being able to generalize and engage in mental trial and error by thinking up hypotheses and testing them in their heads, they are in। प्याजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो वे किस अवस्था में होते हैं? प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चा अमूर्त रूप से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस स्टेज में करता है? ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगा, क्योंकि जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में एब्स्ट्रैक्ट हाइपोथेसिस बनाना और हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कर पाना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही डेवलप होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है। स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली एंड इन मीनिंगफुल वेज व्हेन। विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है, ये सही है। विषय वस्तु को उन्हें जानकारी के असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, गलत। निपुणता हासिल करने के बजाय सफलता से बचने पर ध्यान दिया जाता है, ये भी गलत। नए अवधारणा पहले सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह से अलग होती है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि जुड़ा हुआ होता है भाई।
मीनिंगफुल लर्निंग तब होती है जब बच्चों की प्रायर नॉलेज पूर्व ज्ञान को यूज़ किया जाए। उनके एक्सपीरियंसेस को वैल्यू देने से उनमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। A teacher is designing a lesson plan for a group of students with varying levels of understanding of a topic. According to Vygotsky's theory, which of the following should the teacher consider when designing the lesson? देखते हैं टीचर ने कौन सा स्ट्रेटजी यूज किया है। एक शिक्षिका एक पाठ की समझ को अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। वाइगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? शिक्षिका को केवल उन विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से ही समझ के एक उन्नत स्तर पर है और उन्हें और अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी पर ध्यान देना है। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी से निर्दिष्ट समस्याओं पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना चाहिए। ये भी गलत है। शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर की चुनौती देनी चाहिए। ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। द टीचर शुड कंसीडर each student's current level of understanding and provide appropriate support to help them to reach the next level। ठीक है, ये ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, जहां बच्चे की करंट एबिलिटी से शुरू करके उसे पोटेंशियल लेवल तक ले जाने के लिए इसका फोल्डेड सपोर्ट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, अ टीचर शुड क्रिएट अ क्लासरूम कल्चर वेयर स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न इज प्राइमरीली फोकस्ड टू। एक शिक्षक को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? बताओ। दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित करने पर? बिल्कुल नहीं, किसी से कंपटीशन नहीं करना है। अज्ञानी दिखने की शर्म से बचने पर? यह भी गलत है। एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने पर? यह भी गलत है। सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसकी सराहना करने पर? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड एंड अप्रोप्रिएट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्योंकि एक प्रगतिशील कक्षा महारत के लक्ष्यों और आंतरिक प्रेरणा इंट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देती है, जहां छात्र प्रतिस्पर्धा या प्रदर्शन के लक्ष्यों के बजाय गहरी समझ और सीखने के आनंद से प्रेरित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग फ्रॉम कंजर्वेटिव एजुकेशन टुवर्ड्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिक्वायर्स शिफ्ट फ्रॉम। रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? देखते हैं किसकी आवश्यकता है। टीचर सेंटर्ड पैडागोजी के स्थान पर परीक्षा केंद्रित पैडागोजी को लागू करना, ये गलत है। रचनात्मक आकलन के स्थान पर सैद्धांतिक आकलन का पालन करना, ये भी गलत है। एकीकृत पाठ्यक्रम के स्थान पर मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन करना, ये भी गलत है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल के स्थान पर दक्षता उन्मुक्त लक्ष्य बनाना, मास्टरी ओरिएंटेड गोल बनाना, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। प्रोग्रेसिव एजुकेशन रोट लर्निंग या सिर्फ मार्क्स लेने के बजाय कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उसमें महारत मास्टरी हासिल करने पर जोर देती है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 12, when learning new information, which of the following is a helpful strategy for children to use to ensure they understand the content material? नई जानकारी सीखते समय बच्चे के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? बताओ कौन सी है? जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, ये सही है। विषय वस्तु को दोबारा पढ़ने से दिमाग में जानकारी पक्की होती है और समझ बेहतर होती है। प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, ये भी सही है, क्योंकि यह सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका है। यदि कुछ समझ ना आए तो शिक्षक या सहपाठियों से सवाल पूछना तुरंत संदेह डाउट्स को दूर करता है। ऑप्शन नंबर 3, समझने का नाटक करना, ये गलत है। अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना, क्योंकि नए या कठिन शब्दों का अपनी मर्जी से कोई भी गलत अर्थ देने से बच्चे के दिमाग में भ्रांतियाँ मिसकॉन्सेप्शन पैदा हो जाती है। सही तरीका यह है कि शब्दकोश डिक्शनरी का उपयोग किया जाए या शिक्षक से पूछा जाए। ठीक है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, as per constructivist approaches of learning, learning is facilitated when? सीखने के रचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब कार्य असंगत और अव्यवस्थित होते हैं, ये गलत है। गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती है, हाँ ये सही है। विषय वस्तु पृथक और उत्केंद्री होती है, ये गलत है। शिक्षा शास्त्र पैडागोजी शिक्षक केंद्रित और संस्कृति के रूप में पृथक होती है, नहीं ये गलत है, जुड़ा हुआ होता है भाई। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक्टिविटीज आर इंटरैक्टिव एंड कोलैबोरेटिव। रचनावाद यह मानता है कि ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से साथियों और शिक्षकों के साथ बातचीत, संवाद और समस्या समाधान और सहयोग के माध्यम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, नॉट के बारे में पूछा जा रहा है, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट्स। सेंसरी इम्पेयरमेंट्स कौन सा है बताओ? निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती है? पार्शियल लॉस ऑफ विजन, ये सेंसरी इम्पेयरमेंट है। कलर ब्लाइंडनेस, ये भी सेंसरी इम्पेयरमेंट्स है। हार्ड ऑफ हियरिंग, ये भी सेंसरी इम्पेयरमेंट्स है। डिसग्राफिया जो है यहाँ पे, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज है। सेंसरी इम्पेयरमेंट्स का मतलब होता है फिजिकल सेंसेस, जैसे देखना या सुनने में दिक्कत होती है। लेकिन डिस्ग्राफिया एक न्यूरो डेवलपमेंटल लर्निंग डिसेबिलिटी है जो बच्चों की राइटिंग को इफेक्ट करती है। ये सेंसरी इम्पेयरमेंट नहीं है। ये क्या है? न्यूरो डेवलपमेंटल लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सेंसरी इम्पेयरमेंट्स शारीरिक इंद्रियां जैसे दृष्टि, श्रवण को प्रभावित करती है। डिस्ग्राफिया एक तंत्रिका विकासात्मक अधिगम अक्षमता है जो लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है, ना कि किसी संवेदी अंग की अक्षमता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या है बताओ? किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण अनुकूलन की प्रक्रिया है। जानकारी के मौजूद भंडार में नई तथ्यों और विचारों का सरल जोड़ है। भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर है। संस्कृति उपकरणों का उपयोग करने की उपयोगिता प्राप्त करने की प्रक्रिया है।
एडाप्टेशन में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आता है। एडेप्टेशन में क्या क्या आता है? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इसलिए नई जानकारी के मौजूद भंडार में नए तथ्यों और विचारों का सरल जोड़ ये नहीं होगा। भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर, ये भी गलत है। ये भी गलत है क्योंकि पियाजे ने अपनी थ्योरी में सांस्कृतिक उपकरणों की अनदेखा की है जो उनका क्रिटिक्स है। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए गलत है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। According to Jean Piaget, cognitive development is the process of adaptation to the environment by changing one's schema. पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अनुकूलन द्वारा संचालित होता है जिसमें समावेशन, एसिमिलेशन एंड समायोजन, एकोमोडेशन शामिल है जो व्यक्तियों को अपने पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए मौजूद संज्ञानात्मक स्कीमा को विस्तारित करने की अनुमति देता है। ओके। Assertion A, if physical development of child is delayed, then their social and emotional development gets affected. बिल्कुल affected होगा क्योंकि हर एक डोमेन एक दूसरे से जुड़ा होता है। इसका रीज़न क्या है? There is developmental continuity in the course of children's development. बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता। देखो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है विकास एक क्रमिक, सिक्वेंशियल, निरंतर, कॉन्टिन्यूअस और एकीकृत प्रक्रिया है। इंटर रिलेटेड विकास के विभिन्न क्षेत्र जैसे शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और एक क्षेत्र के होने वाला बदलाव दूसरे क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि विकास एक निरंतर और अंतर संबंधित इंटर रिलेटेड प्रक्रिया है, इसलिए शारीरिक क्षेत्र में आने वाले कोई भी रुकावट या देरी सीधे तौर पर सामाजिक और भावनात्मक क्षेत्र को प्रभावित करती है। अभी कथन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लैकिंग रीडिंग फ्लुएंसी, वर्ड्स पे ध्यान देना, रिवीजन ऑफ वर्ड्स, टेंडेंसी टू वर्ड्स डिस्ट्रक्शन आर टिपिकली आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। पढ़ने के प्रभाव में कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अनमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान की लक्षण है? बताओ जरा। ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर नहीं होगा, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर नहीं होगा, ये डिमेंशिया नहीं होगा, ये क्या होगा? डिसलेक्सिया होगा। क्या होगा? पठन वैकल्यता। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। According to Lawrence Kohlberg, around which ethics do very young children's moral reasoning revolve. लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? ऑप्शन नंबर 1, कानूनों की नैतिकता नहीं, देखभाल की नैतिकता नहीं, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की नैतिकता नहीं, क्या होगा? अहंकार की नैतिकता। ठीक है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, एथिक्स ऑफ इगोसेंट्रिज्म। अभिकथन ए, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इसमें फर्क पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव डालता है। बिल्कुल सही है। असर्शन का रीजन सही से व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है, लंबाई आनुवांशिकता से निर्धारित होती है, लेकिन सही आहार और व्यायाम पर्यावरण से इनमें सुधार होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि विकास
जो होता है वो आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रोडक्ट होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है? विकास क्या होता है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, गुणनखंड होता है। क्वेश्चन नंबर 20, टू कॉमनली यूज स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आर। प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी है? बताओ। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने प्रीवियस क्लास में एक टेबल प्रोवाइड किया हूँ जिसमें स्ट्रेटजीज और बैरियर के बारे में बताया गया है। ठीक है? ह्यूरिस्टिक क्या है? ये तो स्ट्रेटजी है, लेकिन रिस्पॉन्स सेट जो है वो बैरियर है। ह्यूरिस्टिक क्या है? स्ट्रेटजी है, और एल्गोरिदम भी स्ट्रेटजी है। ह्यूरिस्टिक क्या स्ट्रेटजी है? फंक्शनल फिक्सनेस जो हो गया वो बैरियर हो गया। एल्गोरिदम जो हो गया वो स्ट्रेटजी हो गया, रिस्पॉन्स सेट लेकिन बैरियर हो गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है? अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज, रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिसे सुधारने की आवश्यकता होती है। ये गलत है। बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। हाँ, सही है। बच्चे तभी सीखते हैं जब बाहरी रूप से प्रेरित हो। नहीं, ये गलत है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी जरूरी है। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उसके सामने जानकारी अंतिम रूप में, संपूर्ण रूप में प्रस्तुत की जाती है। यह भी गलत है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चिल्ड्रन हैव ए नेचुरल टेंडेंसी टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। रचनावादी बच्चों को सक्रिय लिटिल साइंटिस्ट के रूप में देखते हैं जो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा रखते हैं और अनुभव तथा अन्वेषण खोज के माध्यम से अपने आसपास के वातावरण की समझ का निर्माण करते हैं। अभिकथन ए, कहानियों और किताबों में पुरुष पात्र को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। ये सही है। इसका कारण है, स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम है। हाँ, ये भी सही है। अभिकथन ए सही हो गया और उसका कारण भी सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। ठीक है? रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ड्यूरिंग एडोलेसेंस that usually precedes sexual maturity is refers to as। किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, क्या कहलाती है? यौन परिपक्वता से पहले किशोरावस्था में रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट अर्ली एडोलेशन में होता है। कब होता है? अर्ली एडोलेशन में, एडोलेशंस। ठीक है? तो इसे हम क्या कहेंगे? यौवन, विकासात्मक नहीं, मासिक धर्म नहीं, वृद्धि में तेजी। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। विकास की तीव्र गति प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में तेजी से और अचानक होने वाली वृद्धि की अवधि है, जो पूर्ण यौवन परिपक्वता प्राप्त होने से ठीक पहले होती है। ठीक है? अभिकथन ए, मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है, बजाय उसके अंतर को। जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्रों जो विकलांग है, ऐसा वर्ड तो इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। इंग्लिश में देखते हैं। एसर्शन ए, व्हेन टॉकिंग अबाउट डिफरेंसेस expression that put the person ahead of the difference should be used, such as using the student with disabilities, हाँ, rather than the disabled students। विकलांग छात्र के बजाय दिव्यांग छात्र कहना सही होता है। ठीक है? अभिकथन एक क्या हो जाएगा? अंतर के बारे में बात करते समय ऐसे शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए जो व्यक्ति को अंतर से आगे रखे, जैसे कि दिव्यांग छात्र का उपयोग करना, ना कि विकलांग छात्र का। ये सही हो गया।
और इसका तर्क है कि विभिन्न अनावश्यकताओं वाले छात्रों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। हाँ, बिल्कुल, ये भी सही है, क्योंकि अलग-अलग आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह हमारे दृष्टिकोण और अभिवृत्ति, व्यवहार और सोच को आकार देती है। ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि अभिकथन भी सही है और उसका रीज़न भी सही है। ए और आर दोनों सही है। ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट्स फील मोर मोटिवेटेड टू लर्न इन एन एनवायरनमेंट व्हिच इंश्योर्स। विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है अपनापन, बिल्कुल सही है। डर, ये नहीं होगा। अस्वीकृति, ये नहीं होगा। सुरक्षा, क्या होगा? अपनापन और सुरक्षा। बिलोंगिनेस एंड सेफ्टी, ए एंड डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 emphasizes on transforming assessment by राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? बुद्धि की एकात्मक धारणा को लागू करने की नहीं, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों का की नहीं, आकलन के योगात्मक रूप में क्रियान्वित करने की नहीं, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि एनईपी 2020 एनईपी में असेसमेंट फॉर्मेटिव होना चाहिए एंड हॉलिस्टिक। ठीक है, जिसमें बच्चे खुद अपना सेल्फ असेसमेंट और अपने साथियों पीयर असेसमेंट का आकलन करें ताकि लर्निंग मल्टीपल डायमेंशनल बन सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति रचनात्मक और समग्र मूल्यांकन की वकालत करती है, जिसमें सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट शामिल है ताकि अधिगम को एक चिंताशील और बहुआयामी प्रक्रिया बनाया जा सके। अभिकथन ए विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। हाँ, सही है, बिल्कुल सुधार होता है। इसका रीज़न है विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। ये गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए सही लेकिन आर गलत। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, क्योंकि असल में जब बच्चे अलग अलग दृष्टिकोण वाले लोगों से बात करते हैं तो उसका दिमाग खुलता है, वे समस्याओं को नए नज़रिए से देखना सीखते हैं, उसकी समालोचनात्मक सोच का विकास होता है, उसमें बाधा नहीं आती, इसलिए कारण आर गलत है। कथन ए माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक या साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल है, जो क्रिया को सुसाधित करती है। ठीक है, सही है, ये भी सही हो गया। अभिकथन और रीज़न सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। ए एंड आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 29, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एडॉप्टेशन शुड बी मेड इन। एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए लर्निंग गोल में, हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी में, बिल्कुल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 प्रोवाइडिंग ऑफ सपोर्ट्स में, बिल्कुल करना चाहिए।
ऑप्शन नंबर डी असेसमेंट में बिल्कुल करना चाहिए। इसका चारों ऑप्शन सही। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ए, बी, सी एंड डी। अभिकथन ए, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। ये तो गलत है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। अभिकथन का कारण देखते हैं। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, यह तो सरासर गलत हो गया, जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है। ये गलत है। अभिकथन भी गलत हो गया और इसका रीज़न भी गलत हो गया, क्योंकि अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है, ना कि रटने वाली या निष्क्रिय प्रक्रिया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ए और आर दोनों गलत है। बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो दोस्तों ये थे हमारे सीटेट पेपर 2 सीडीपी के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।